सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर योरसेल्फ। मैं हूं मनिका बेस्ट और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 इकोनॉमिक्स का, जो कि है आपका मनी एंड क्रेडिट। इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के हम सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लेंगे ताकि आपके एग्जाम की तैयारी, आपके प्री बोर्ड्स की तैयारी, आपके बोर्ड्स की तैयारी, आपकी यूनिट टेस्ट की तैयारी और भी मजबूत हो जाए। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका बार्टर सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी। अब देखो, आपको इसमें जानने को मिलेगा कि बार्टर सिस्टम क्या था। ठीक है, हालांकि आपको पता है बार्टर सिस्टम क्या था, बट स्टिल आपको जानना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बार्टर सिस्टम क्या था, मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ और क्यों ज़रूरी था मनी का एवोल्यूशन, है ना। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्या प्रॉब्लम थी बार्टर सिस्टम में, ये भी आपको जानने को मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले जान लेते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या था। अब पुराने टाइम पे क्या हुआ करता था कि लोग ना गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे एक दूसरे से, क्योंकि उस टाइम पे मनी नहीं थी, पैसे नहीं थे। अब इसे एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो मान के चलो एक फार्मर है, उसके पास राइस है बट उसको वीट चाहिए। तो इस सिचुएशन में वो क्या करेगा, वो एक ऐसा फार्मर ढूंढेगा जिसके पास वीट हो बट राइस चाहिए होगा, और जब उसे एक ऐसा फार्मर मिल जाएगा तब वो लोग एक्सचेंज कर लेंगे, और यही आपका बार्टर सिस्टम था। अब देखो, इसमें ना एक दिक्कत थी। वो दिक्कत थी आपकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, यानी कि दोनों लोगों के पास एक दूसरे की ज़रूरत की चीज़ होनी चाहिए, है ना। एग्जाम्पल से समझो कि जो हमने पढ़ा, वीट फार्मर को क्या चाहिए था, राइस चाहिए था, राइस फार्मर को वीट चाहिए था, दोनों के पास दोनों की ज़रूरत की चीज़ थी, इसलिए एक्सचेंज हो गया। लेकिन अगर वीट फार्मर को राइस नहीं चाहिए होते तो क्या होता, वहाँ पे डील आपकी फेल हो जाती। तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती थी बार्टर सिस्टम में। अब इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती थी ना, इसको सॉल्व करने के लिए मनी का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स है ना डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की, ये ख़त्म हो जाए, और जो लोगों का टाइम भी वेस्ट होता है ना अपने एक्सचेंज करने के लिए, लोगों को ढूंढने के लिए, वो चीज़ भी जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, टाइम का वेस्टेज भी ना हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। इसमें आपका पहला आ जाता है करेंसी। अब देखो, करेंसी के बारे में सबको पता है, नोट्स या कॉइन्स हो गए जो कि इशू करता है आरबीआई, यानी कि आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये लीगल टेंडर होता है, यानी कि कोई भी पर्सन आपकी जो आरबीआई के थ्रू जो करेंसी इशू की गई है उसको एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकता। यानी कि जहाँ भी आप जाओगे और आपको कुछ चीज़ खरीदनी है, आपको पेमेंट करनी है, तो आप इन इशूड करेंसी से उन चीज़ों को खरीद सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक मनी की। अब देखो, बैंक मनी क्या है, या डिपॉजिट्स हम जिसे कहते हैं। अब लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं ताकि उनका मनी जो है वो सेफली रहे। अब इस मनी को आप क्या कर सकते हो, कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, है ना, कैश के फॉर्म में, एटीएम का यूज़ करके, या तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन इसे पे कर सकते हो, या तो आप चेक्स का यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड्स का यूज़ कर सकते हो, है ना, पे करने के लिए, या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि अभी मैंने कहा उसका यूज़ करके आप कहीं भी मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब इसीलिए इस मनी को आप कभी भी डिमांड कर सकते हो, इसीलिए इसको कहा जाता है डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, एनी टाइम अपने मनी को निकाल सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, है ना। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान के चलो आपने बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये रखे हुए हैं। अब इस 10,000 रुपये को आप एटीएम के थ्रू, कहीं से भी, किसी भी एटीएम के थ्रू आप क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, और कहीं भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके बाद हम बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है आपका क्रेडिट के बारे में। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि क्रेडिट होता क्या है। अब देखो, क्रेडिट का मतलब है आपका, सिंपली समझो, क्रेडिट इज इक्वल टू लोन। अब देखो, लोन का मतलब सिंपली वही हुआ कि सबको पता है कि अगर मान के चलो कि किसी को पैसे की ज़रूरत है तो वो किसी और पर्सन के पास या किसी अथॉरिटी के पास जाता है पैसे उधार लेने, ये प्रॉमिस करके कि मैं आपके पैसे आपको वापस लौटा दूंगा किसी भी टाइम पीरियड के अंदर। अब ये इसमें क्या होता है कि इसमें आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि 100 रुपये मुझे अपनी फ्रेंड से उधार चाहिए। अब मैं बोलूँगी कि भाई मुझे 100 रुपये दे दे, मैं तेरे को बाद में लौटा दूंगी। अब वो कहती है चल 100 रुपये मैं दे तो दूंगी तुझे, लेकिन तू मेरे को ना 110 रुपये वापस करियो, ठीक है, क्योंकि मैं तेरे को इमरजेंसी में 100 रुपये दे रही हूँ। अब ये 10 रुपये एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये हो गया आपका इंटरेस्ट। कितने परसेंट का इंटरेस्ट, 10% का इंटरेस्ट। तो इसी हिसाब से ना लैंडलॉर्ड्स हो गए आपके, या बैंक्स हो गया, अलग अलग इनका इंटरेस्ट रेट होता है। लेकिन आपको देखने को मिलता है कि जो आपका इनफॉर्मल सोर्स होता है ना आपका इंटरेस्ट का, आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी जो ये जो लोन का पूरा ये सर्कल है, उसमें लोग फंस जाते हैं।
अब इसको हम बाद में पढ़ेंगे, आपका फॉर्मल सोर्स, इनफॉर्मल सोर्स, ये है आपके इस टॉपिक में। अब हम पढ़ लेते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट को। अब देखो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है कि लोन लेने की ना कुछ कंडीशन होती है कि किसी पर्सन को लोन चाहिए तो हर लोन की अपनी कंडीशन होती है। जैसे कि हो गया इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट का मतलब जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, है ना, एग्जाम्पल के लिए 10% पर ईयर। अब एक और आपका टर्म आता है कोलेट्रल। देखो क्या होता है कि जो भी वैल्यूएबल चीज़ें हम सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं वो आपका कोलेट्रल कहलाता है। जैसे कि हो गया आपका लैंड, हो गया गोल्ड, हो गया, यानी कि अगर आपको किसी से लोन लेना है तो कभी कभी होता है ना, ये भी कहते हैं बैंक्स भी आपसे क्या करता है कि हमें, बैंक को क्या भरोसा कि आप उसके पैसे लौटा पाओगे कि नहीं लौटा पाओगे, तो वो क्या करता है कुछ सिक्योरिटी रख लेता है अपने पास ताकि बैंक को भी लॉस ना हो। तो उसके बदले वो क्या करेगा, या तो आप गोल्ड रख दो या तो आप लैंड रख दो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। मोड ऑफ रीपेमेंट की बात कर लेते हैं कि हाउ यू विल पे, है ना, मंथली आप पे करोगे, ईयरली आप पे करोगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देखने को मिलता है, जैसे कि पेपर्स जो कि प्रूव करेंगे कि आपकी लोन की डिटेल सारी की सारी, जैसे कि आपने कब लोन लिया था, ठीक है। अब देखो पेपर वर्क आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा बैंक्स वगैरह में, है ना, या किसी ऐसी अथॉरिटी में फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में, है ना, आपको इनफॉर्मल सोर्स में नहीं देखने को मिलेगा। और ये डॉक्यूमेंटेशन पूरा आपको बताएंगे कि कब आपने लोन लिया था, कितने इंटरेस्ट पर लोन लिया था, अब आपका जो लोन आप रीपे करोगे तो उसका अमाउंट कितना हो गया है, ठीक है, आप कैसे पे करोगे, मंथली पे करोगे, ईयरली पे करोगे, सारे के सारे टर्म्स जो है उसमें लिखे होंगे। तो ये 4 चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। कंडीशंस क्या क्या है आपका, पहला है आपका इंटरेस्ट रेट, दूसरा कोलेट्रल, देन आपका मोड ऑफ रीपेमेंट, देन आपका डॉक्यूमेंटेशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि रमेश है, उसे 50,000 रुपये लोन चाहिए, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, सीड्स खरीद सके फार्मिंग के लिए। अब वो क्या करता है कि बैंक से 12% के इंटरेस्ट में क्या करता है, लोन लेता है, बैंक उस पर 12% का इंटरेस्ट लगाता है। अब रमेश ऑफर करता है उसकी लैंड को एज अ कोलेट्रल कि अगर मैं आपका पैसा नहीं चुका पाया तो आप मेरी लैंड रख सकते हो। इसके साथ ही साथ आपका क्या होता है कि पेपर वर्क भी होता है इंक्लूडेड, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉर्मल सोर्स के बारे में। तो फॉर्मल सोर्सेज आपकी क्या है, बैंक हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, जो कि आपका सुपरवाइज की जाती है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, और चार्ज करते हैं लोअर इंटरेस्ट रेट। इनका इंटरेस्ट रेट जो होता है ना वो इनफॉर्मल के मुकाबले कम होता है, ठीक है। हालांकि इसमें पेपर वर्क ज़्यादा होता है, ये कोलेट्रल की मांग करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं फार्मर्स जो है इनसे लोन लेने में झिझकते हैं, है ना। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कि ये जो होता है फॉर्मल सोर्स में ये लीगल प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। सारा पेपर वर्क, सारा फ्रेमवर्क हमें इसमें देखने को मिलता है, जैसे कि आपका हो गया एसबीआई, कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है इनफॉर्मल सोर्स। इनफॉर्मल सोर्स यानी कि मनी लेंडर्स हो गए, आपके शॉपकीपर्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, ट्रेडर्स हो गए। अब ये क्या होता है, इन पे सुपरविजन किसी का नहीं होता, अपने मालिक होते हैं ये, है ना। जैसे कि आपका क्या हो गया, आपके रिलेटिव जैसे मैंने बताया, साथ ही साथ आरबीआई से सुपरवाइज नहीं होते हैं ये। और ये क्या करते हैं, वेरी हाई इंटरेस्ट रेट इनका होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है, क्योंकि रोकने टोकने वाला तो कोई है नहीं। और यहाँ पर कोई आपको पेपर रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलते हैं। जैसे देखो कि कोई भी लैंडलॉर्ड है वो 36% इंटरेस्ट भी पे चार्ज कर सकता है, सोच सकते हो, 36% पर ईयर। सिंपल सा मान के चलो कि अगर आपने किसी से 100 रुपये लिए हैं तो वो आपसे 36 रुपये इंटरेस्ट लेगा, यानी कि 136 रुपये हर ईयर बढ़ता जाएगा। तो सोचो कितना हो गया, अगर ये इंटरेस्ट जो है वो 5 साल चलता रहा तो ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। तो इतना तो आप अपनी खुद की अमाउंट जितना आपने उधार लिया था उससे कई ज़्यादा आपको पे करना पड़ेगा। तो इसी ट्रैप में ना लोग फंस जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है, इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपका लोन है ना वो हमेशा फॉर्मल सोर्स से लेना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका कोलेट्रल। कोलेट्रल हमने पढ़ लिया है कि ऐसी सिक्योरिटी होती है जो कि जिससे हम लोन लेते हैं उसके पास रखी जाती है, ताकि अगर उसको ये अश्योर कर दिया जाए कि हम आपका लोन लौटा देंगे, है ना, और वो भी अश्योर हो जाए कि अगर ये बंदा मेरा लोन नहीं लौटा पाया तो मेरे पास उसकी कुछ तो चीज़ें बेच के मेरे को अपना लोन वापस तो मिल जाएगा, है ना। जब तक आप किसी का लोन वापस नहीं करते हो तब तक आपको वो सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, ठीक है। वो आपका क्या हो सकता है, लैंड हो सकता है, या
आपके ज्वेलरी हो सकती है, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एक फार्मर है, उसने 1 लाख का लोन लिया है। अब वो क्या कर रहा है कि लैंड पेपर्स को क्या कर रहा है, कोलेट्रल के तौर पर रख रहा है, सिक्योरिटी के तौर पर रख रहा है। अगर उसने रीपे नहीं कर पाया तो बैंक क्या कर सकता है, उसकी लैंड को अपने पास रख सकता है, अब वो नहीं लौटाएगा उसको, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है आपका क्रेडिट गुड और बैड। क्या क्रेडिट जो है वो सही है, गलत है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। अब देखो, क्रेडिट इज इक्वल टू लोन, सिंपल मान के चलो, मैंने आपको समझा दिया। अब लोन की बात हो रही है कि लोन लेना सही है, लोन लेना गलत है, ये चीज़ें हम समझ लेते हैं। अब पॉजिटिव साइड क्या है इसकी, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास पैसे नहीं है तो ये आपको मदद करेगा कि आप जो सोचना चाह रहे हो, आप जो करना चाह रहे हो, वो चीज़ आप अचीव कर पाओ, ठीक है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है फार्मर्स को, ताकि वो फर्टिलाइज़र्स हो गए, सीड्स हो गए, उन चीज़ों को ख़रीद सके। साथ ही साथ ये आपकी इनकम को इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। मान के चलो, अगर आपने बैंक से लोन लिया, आपको अपना दुकान खोलनी है, आपने दुकान खोली, आपको प्रॉफिट हुआ, तो क्या हो रहा है, आपकी इनकम बढ़ी, ठीक है, इनकम बढ़ी। अब इनकम को इम्प्रूव किया आपने, आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ, ठीक है। तो इसमें ये एक लोन जो है वो मदद करता है। एग्जाम्पल आप पढ़ लेना दोबारा से, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितना एग्जाम्पल के थ्रू याद करोगे उतना इजीली आपको याद होगा, ठीक है। याद करने वाली कोई चीज़ ही नहीं है वैसे, यहाँ पे सारी समझने वाली चीज़ें आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो नेगेटिव साइड क्या है, अगर देखो किसी ने फर्टिलाइज़र के लिए या किसी ने सीड्स के लिए यहाँ पे क्या किया है, लोन लिया है। अब क्या हो गया, मौसम ख़राब हो गया मान के चलो, तो क्या होगा, क्रॉप ख़राब हो जाएगी। अब फार्मर्स जो कि उसने पहले ही उधार लिया है, अब वो क्या हो जाएगा, इस ट्रैप में फंस जाएगा, पूरी तरीके से डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगा। अब उसमें क्या होगा, वो अपने कोलेट्रल भी खो देगा, जो कि उसका लैंड हो गया, उसका उसके हाउस जो हो गए वो खो देगा। अब साथ ही साथ हमें ये देखने को मिलता है कि फिर वो क्या करेगा, अब वो दोबारा से लोन लेने जाएगा कहीं पर, ताकि वो पुराने वाले लोन को रीपे कर सके। तो एक आपको एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है एनसीईआरटी। टॉपिक है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाता है ये आपका, ठीक है। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं 15 से 20 लोगों के, मोस्टली इसमें वुमेन आपको दिखाई देगी। अब क्या होता है कि इसमें ना ये लोग क्या करते हैं, हर महीने पैसे सेव करते हैं, मतलब छोटा छोटा अमाउंट, जितना ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं उतना पैसा सेव किया जाता है। अब ये क्या आते हैं, ये स्मॉल अमाउंट क्या करते हैं, अपने ही मेंबर्स को, मान के चलो 20 मेंबर है ना, एक ग्रुप में 20 मेंबर है। अब इसमें से एक बंदे को लोन चाहिए, ठीक है, एक मेंबर को लोन चाहिए, तो जितना इन्होंने हर महीने पैसे इकट्ठा किया है उसमें से क्या करेंगे, इसको लोन चाहिए तो इसको पे कर देंगे। और वो क्या करते हैं, लो इंटरेस्ट पे करते हैं कि कोई बात नहीं, आप लो इंटरेस्ट में पे कर दो। अब देखो पहले के टाइम पे जब ये एसएचजी शुरू हुआ था, तब हमें देखने को मिलता था कि लोग जो थे एक दूसरे को पैसे पे करते थे, ठीक है, इस ग्रुप्स में से। अब उसके बाद क्या हुआ, बैंक्स ने भी इनको बड़े लोन देना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बैंक्स को देखने को मिला कि इससे क्या हो रहा है, या आपकी गवर्नमेंट को देखने को मिला कि इससे क्या हो रहा है, लोग जो है वो लैंडलॉर्ड के ट्रैप से बच रहे हैं, मनी लेंडर्स के ट्रैप से बच रहे हैं, ठीक है, अपने इवन रिलेटिव के जो ट्रैप होता है ना आपका, डेब्ट ट्रैप, उससे बच रहे हैं। इससे बचाने के लिए क्या किया, बैंक ने भी उनको मनी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, बड़े लोन्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, लोगों को मदद मिली, ताकि वो क्या हो, एक तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, दूसरा वो मनी लेंडर्स के ट्रैप से बच सके, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि एक महिला है, वो गांव में रहती है, ठीक है, और एक एसएचजी ग्रुप में वो शामिल है। अब वो हर महीने 100 रुपये सेव करती है। अब 6 महीने बाद उन्होंने उन्हीं पैसों को एक मेंबर को दे दिया, जिसको अपनी स्मॉल शॉप खोलनी है। तो क्या कर रहे हैं, अपने ही पैसे इकट्ठा कर रहे हैं और अपने ही मेंबर्स को लोन दे रहे हैं, जिनसे उनका क्या हो सके, इनकम का सोर्स बढ़ सके और वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सके, ठीक है जी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बारी सारे चैप्टर को समराइज करके इम्पॉर्टेंट की टर्म समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए पढ़ना और भी आसान हो जाए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। पहला है आपका मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स विदाउट मनी। क्रेडिट क्या है, बोरोइंग मनी टू बी रीपेड लेटर। कोलेट्रल हमने पढ़ लिया है कि सिक्योरिटी कैप्ड विद लेंडर फॉर अ लोन। फॉर्मल क्रेडिट जो कि आपका बैंक्स और कॉर्पोरेटिव से लिया जाता है, ये क्या होता है, रेगुलेटेड होता है। इनफॉर्मल
क्रेडिट जो कि आपका मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा से लिया जाता है, अनरेगुलेटेड होता है, ठीक है, किसी का कंट्रोल नहीं होता इसमें। इसके बाद आपका आ जाता है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ग्रुप सेविंग मनी एंड लेंडिंग टू मेंबर्स, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये सारा था आपका इस चैप्टर में। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।